आप लोग ऑल गुड? यस सर। चलो, तो इससे कल हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था, थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ना चालू करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई एक तो आपका जो क्वालिटी रिव्यू है वो कौन से स्टैंडर्ड में होता है, क्या स्टैंडर्ड है हमारा, ISA 220। 220। ये आपका ISA 220 है जो क्वालिटी रिव्यू करने की बात करता है। बट इसके अंदर क्वालिटी रिव्यू करने की बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसकी बताई है, वो क्वालिटी रिव्यू करने का काम है एंगेजमेंट पार्टनर का। और आप एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई वो अपनी ऑडिट फर्म के लिए जो है क्वालिटी रिव्यू के प्रोसीजर्स और पॉलिसी सेटअप करेंगे। ठीक है। दूसरा, इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छा जब बड़ी आप किसी कंपनी की ऑडिट करते हो तो फिर वहां पे थोड़ा सा और कंप्लाइंसेस भी होती हैं और हमको ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से किया होता है। तो उसके लिए एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू अलग से किया जाता है। इसके लिए SQM करके स्टैंडर्ड्स हमारे पास है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट करके। ये कहते हैं कि भाई एक अलग से आपको एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, जो व्यक्ति वो होगा जिसने ऑडिट नहीं करी है। हालांकि वो पर्सन ऑडिट फर्म में कोई दूसरा पर्सन हो सकता है, उनका पार्टनर हो सकता है, बट जनरली वो ऑडिट के अंदर खुद से इन्वॉल्व नहीं होता, वो दूसरा पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। आपने अगर ऑडिट करी है तो आप रिव्यू नहीं करोगे, एज पर SQM आप क्वालिटी रिव्यूअर नहीं हो सकते। आपकी फर्म में कोई और दूसरा पर्सन हो सकता है जो जिसने की ऑडिट नहीं करी होगी। आ गया तब ये समझ में, क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। यस ठीक है सर। ना? हाँ, ज्यादा इसमें है नहीं, छोटा सा ही है। तो अब आप ये समझिए, बहुत डीप में, आप ये बहुत ज्यादा काम हो गया। पहले ऑडिट होगी, फिर उसके ऑडिट फर्म की काम ने, ऑडिट फर्म ने जो काम किया उसका जो है वो रिव्यू होगा एंगेजमेंट क्वालिटी का। तो ये छोटी मोटी कंपनी की ऑडिट के लिए नहीं है, जनरली ऐसी कंपनी है जो कि लिस्टेड होती है या अदर हाई रिस्क क्लाइंट जो होते हैं should be subject to an engagement quality review. High risk clients include those which are in the public interest, those with unusual circumstances, those where laws and regulations require. तो ऐसी ऐसे क्लाइंट जिनके बिजनेस में पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब ये पब्लिक एंटिटीज हो गई, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है, सरकार का पैसा इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उनके अंदर आपको एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करानी पड़ती है। और वेयर लॉज और रेगुलेशंस रिक्वायर्ड, तो अगर आपके देश के कानून के अंदर है कि भाई, लॉ में अगर है कि भाई किसी फर्म के लिए, किसी क्लाइंट के लिए आपको एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कराना है, तो फिर आप वैसे कराएंगे। अब इसके भी अपने खुद के स्टैंडर्ड्स हैं SQM के। ISQM 1 है, क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर फर्म दैट परफॉर्म्स ऑडिट और रिव्यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर अश्योरेंस और रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट। अच्छा, इनके स्टैंडर्ड्स को ISQM बोला गया है। क्या बोला गया है? ISQM, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना, आई से फिर इंटरनेशनल हो जाता है। आ गया समझ में ISQM का मतलब? यस सर। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट ही है। तो ISQM 1 अदर देन ISA से अदर देन है, अलग है ये। क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसी ऑडिट एंगेजमेंट जहां पे आपको एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट करने की जरूरत है, द एंगेजमेंट पार्टनर मस्ट डिटरमाइन दैट एन इक्वायर हैज बीन अपॉइंटेड। तो अगर उन एंगेजमेंट्स में जहां पर की इक्वायर रिक्वायर्ड है, तो EQR को अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है भाई? EQR को अपॉइंट कौन करेगा यहाँ पे? इसके अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी बेटा एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी यहाँ पे? इसके एंगेजमेंट पार्टनर की इसको अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। अच्छा, ये कौन कहता है? ये ISQM 1 कहता है। आ गया समझ में, क्लियर है ये पहला पॉइंट? यस सर। सभी जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की है। तो EQR को अपॉइंट करने की जिम्मेदारी एंगेजमेंट पार्टनर की, इस EQR के साथ कॉपरेट करने की जिम्मेदारी और दूसरे टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी की भी आपकी भी जिम्मेदारी है कि रिव्यूअर के साथ कॉपरेट करेंगे। ठीक है, देखो वैसे सही बात है कि अगर मेरा कोई काम चेक करने वाला होगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ही, सही लगेगा नहीं लगेगा बुरा? यार एक तो अपन जब खुद एक्सपर्ट हो, अब आप AC से क्वालिफाइड हो गए, खुद प्रोफेशनल हो गए,
मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं खुद लॉयर हूँ, मैं खुद ऑडिटर हूँ, तो मेरा काम अगर कोई चेक करेगा तो यार अपन तो प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, तो आपको बुरा लगेगा नहीं लगेगा थोड़ा सा? यस और नो? ईगो पे आती नहीं आती बात? सोचिए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कंपनी में तो फिर भी एम्प्लॉयज हैं, उनको बुरा लग सकता है, तो हम तो प्रोफेशनल है यार, हमारा काम तुम चेक करोगे उठा करके, तो मेरे को तो कितना ही बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी ये हमारे एंगेजमेंट, अगर मान लो मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं खुद भी उसको कॉपरेट करूं, रिव्यूअर को, कि भाई कोई बात नहीं, आप मेरा काम चेक करोगे, बट स्टिल आई विल गोइंग टू कॉपरेट, ये मेरी रिस्पॉन्स। और मेरी टीम में जो दूसरे मेरे एसोसिएट्स हैं, उनको भी मेरे को ये इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी बनती है कि भैया तुम लोग भी इस रिव्यूअर को कॉपरेट करोगे। तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने एंगेजमेंट पार्टनर की डिस्कस कर ली EQR को लेकर के। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि भाई EQR को अपॉइंट करने की और EQR को कॉपरेट करने की, और दूसरे मेंबर्स को इन्फॉर्म करने की, वो भी कॉपरेट करें। ये सभी जिम्मेदारियां किसकी हैं? एंगेजमेंट पार्टनर की। कहाँ लिखा है ऐसा? ISQM 1 में लिखा हुआ है, एक बात याद है। ठीक है, आ गया समझ में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट आ गया समझ में? Now the third point says discussing about significant matters and significant judgment arising during the engagement with your। तो अगर ऑडिट करते समय किसी तरह का कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर ऑडिटर के सामने आया है, उसकी टीम में से आया, और कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट उन लोगों ने लिया है, तो ऐसा सिग्निफिकेंट मैटर और जजमेंट आप किसके साथ डिस्कस करेंगे बेटा? रिव्यूअर के साथ डिस्कस करेंगे। Not date the auditor's report until the conclusion of the EQR। Not date the मतलब ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज नहीं कर सकते आप। क्या नहीं करेंगे भाई हम लोग? फाइनलाइज। ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल करना पड़ेगा। डेट करने का मतलब क्या? डेट करने का मतलब है इसको फाइनलाइज करना। ठीक है, तो अनलेस एंड अनटिल EQR अपना रिव्यू का काम पूरा नहीं कर ले, तब तक ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या नहीं करेगा? फाइनलाइज नहीं करेगा। ये उसकी जिम्मेदारी है एंगेजमेंट पार्टनर। आ गया भाई समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. गर्विता, जूही, निधि, पूर्वा, आगे मेरी बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबिलिटी ऑफ द क्वालिटी रिव्यूअर। तो क्वालिटी रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी क्या होगी भाई? ऑडिटर तो होना उसका खुद का भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन जो मैंने ऊपर बात करी, आपकी एंगेजमेंट टीम का मेंबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि अगर आप ये एग्जांपल कंसीडर करो, ये हमारी XYZ फर्म है, ऑडिट फर्म है बेटा। कौन सी फर्म है हमारी? ऑडिट फर्म। एक्स इसमें एंगेजमेंट पार्टनर है। कौन है एक्स इसमें? एंगेजमेंट पार्टनर है। वाई और जेड भी पार्टनर्स हैं इसके साथ में, और इनके एम्प्लॉयज हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब इनको मान लो कोई कंपनी है जिसका नाम से फॉर एग्जाम्पल अपोलो उस कंपनी का नाम है जिसको ऑडिट करने वाला, तो ऑडिट करने में इन्वॉल्व रहे हैं एक्स, जेड, ए, बी और सी। ये सब इनकी ऑडिट करने में इन्वॉल्व है। ये एंगेजमेंट टीम थी जिसने इनकी ऑडिट करी। बचा कौन जिसने ऑडिट नहीं करी है यहाँ पर? कौन Why? बचा है? वाई बच गया। तो वाई हमारा नॉट अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम है, या एंगेजमेंट टीम में ये हमारे इन्वॉल्व नहीं था। तो वाई को अपॉइंट किया जा सकता है यहाँ पे EQR। क्या अपॉइंट किया जा सकता है वाई को? EQR अपॉइंट किया जा सकता है। वाई जो है वो यहाँ पे क्वालिटी रिव्यू कर सकता है। तो मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं बोला कि फर्म में मेंबर नहीं हो सकता, मेंबर ऑफ एंगेजमेंट टीम नहीं हो सकता। ठीक है ना? कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, सफिशिएंट टाइम उसके पास होना चाहिए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट उसके लिए हैं उनको कंप्लाई करके उसको क्या करनी पड़ेगी? क्वालिटी रिव्यू का काम करना पड़ेगा। ये छोटा सा अपना क्वालिटी रिव्यू के लिए टॉपिक हो गया। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पर? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो EQR अब इसमें याद रखने वाली बात है कि EQR के ऊपर स्टैंडर्ड्स कौन से एप्लीकेबल होते हैं? तो SQM हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ISQM ना, स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं जो एप्लीकेबल है रिव्यूअर के लिए।
ज्यादा कुछ बताया नहीं है इन्होंने, सिर्फ इतना बोला है कि हाँ भाई उन कंपनीज के लिए जो कि हाई रिस्क या पब्लिक एंटिटीज है उसमें आपको अपनी ऑडिट को इक्वार अपॉइंट करके रिव्यू करानी पड़ती है एंगेजमेंट। ठीक है भाई, आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। जल्दी बताओ, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे आगे। समझ में आ गया एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू तक का? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो वो EQR के बारे में खत्म हो गया। हालांकि ISQM अपने अभी स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट अपने खत्म नहीं हुए, दैट आर अदर देन दी ISA के अदर देन कुछ हमारे स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के स्टैंडर्ड। अब बेटा जो ISQM 1 है वो मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन की बात करता है। मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन क्या है, ये थोड़ा सा टॉपिक भी अलग हो जाएगा। मॉनिटरिंग का मतलब क्या होता है? सुना है, वर्ड सुना है आप लोगों ने मॉनिटरिंग? यस और नो? एक वर्ड है हमारे पास मॉनिटरिंग, एक वर्ड है हमारे पास रेमिडिएशन। सुना है क्या मॉनिटरिंग का वर्ड आपने? मॉनिटर करना क्या मतलब होता है? देखना होता है मॉनिटरिंग का मतलब, यही होता है। यस सर। मॉनिटर करना, देखना कंटिन्यूसली। तो ये कहते हैं कि मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस एस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि आपको रिलेवेंट, रिलायबल और टाइमली इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट आपको मिले और आप एप्रोप्रिएट एक्शंस ले सकें to respond the identified deficiencies such as the deficiency as remediated on are such that deficiency are remediated on timely basis। remediation का मतलब होता है सुधार करना। क्या मतलब होता है remediation का? सुधार करना। मॉनिटरिंग का मतलब हो गया कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। क्या मतलब हो गया मॉनिटरिंग का? कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना। ठीक है। और रेमिडिएशन का मतलब हो गया इम्प्रूवमेंट। क्या मतलब हो गया रेमिडिएशन का? इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ऑडिट फर्म की ये जिम्मेदारी है। ISA 220 क्या कहता है, क्या बनाना है हमको बेटा यहाँ पर? सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या बनाना है भाई हमको यहाँ पे? एक क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए सिस्टम बनाना है। याद आया? यस सर। यस सर। हम तो थोड़ा लाउड तो बोलो। सबको याद आ गया? निधि तुम्हें याद आ गया, पूर्वा तुम्हें याद आ गया, गवी तो तुम्हें याद आ गया। ISA 220 क्या कहता है? ISA 220 कहता है कि ऑडिट फर्म को या एंगेजमेंट पार्टनर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट बनाएंगे। अब ये सिस्टम आपको बनाना है। ISQM 1 कहता है कि इस सिस्टम को बनाने के साथ साथ हमें एक सिस्टम बनाना है मॉनिटरिंग। किसका सिस्टम बनाना है? मॉनिटरिंग। किस चीज को मॉनिटर करने के लिए? जब ये सिस्टम काम करेगा बेटा। क्या करेगा? जब इस सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करेंगे एंड इस सिस्टम को ऑपरेट करेंगे, तो सिस्टम के इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन के टाइम पे इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए भी एक सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करने के लिए भी सिस्टम बनाएंगे। मॉनिटर करने से क्या होगा? जैसे जो मैंने अब सिस्टम में है क्या, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ही है। क्या है भाई सिस्टम के अंदर? बेसिकली सिस्टम बना तो दिया, अब सिस्टम में है क्या चीजें? पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ही है ना। यस और नो? PNP। यस सर। तो आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई है, वो काम कर रही है अपना। अब जब आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना दी, यू नीड अ मॉनिटरिंग सिस्टम जो कंटिन्यूसली इस चीज को देखे कि भाई जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाई हैं वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अपना काम कर रही है या नहीं कर रही। उनका काम क्या है? क्वालिटी मेंटेन करना। तो अगर आपको ड्यूरिंग दी मॉनिटरिंग अगर आपको क्या मिलती है, कोई डेफिशिएंसी मिलती है, कोई कमी, डेफिशिएंसी मींस कोई कमी, अगर आपको आपके सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे रही है, तो इंस्टेंटली उस डेफिशिएंसी का क्या होना चाहिए? रेमिडिएशन होना चाहिए। रेमिडिएशन मतलब सुधार किया जाना। तो
रेमिडिएशन किसमें करोगे, डेफिशिएंसी आ गई तो हम रेमिडिएशन किसके अंदर करेंगे, सिस्टम के अंदर हम लोग रेमिडिएशन करेंगे, सिस्टम को सुधारेंगे। ये सिंपल सी बात हमारी ISQM 1 करता है। आ गया भाई समझ में, यहाँ पे क्लियर बात? यस सर। गर्विता, निधि, पूर्वा, मैं वापस से बोल रहा हूँ, एक सिस्टम हमको और बनाना है क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ, उस सिस्टम को हम लोग मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन प्रोसेस बोलेंगे, जो कि आपको रिलेवेंट, टाइमली, रिलायबल इंफॉर्मेशन देगी आपके क्वालिटी मैनेजमेंट के सिस्टम के डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, ताकि समय रहते आप अगर किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी आपको मिलती है, आइडेंटिफाई होती है, तो उस डेफिशिएंसी को रेमिडिएट किया जा सके, उसको सुधारा जा सके, समय रहते आप उस सिस्टम को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। दिस इज ऑल अबाउट। आ गया भाई समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव द फर्म मस्ट एस्टैब्लिश क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाई, असेसफाई क्वालिटी रिस्क, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट रिस्पांस टू द एड्रेस क्वालिटी। और इसे करने के लिए आपको अपने क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव सेटअप करने पड़ेंगे कि भाई हम ऑब्जेक्टिव्स, आपको अपने उद्देश्य तो बनाना पड़ेगा कि भाई हम किस लेवल तक जाके क्वालिटी अचीव करना चाहते हैं। आपको आपकी क्वालिटी को क्या रिस्क हो सकता है, किस वजह से आपकी क्वालिटी खराब हो सकती है, वो वजह आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उनका असेसमेंट करना पड़ेगा, और आपको रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने पड़ेंगे जिनसे रिस्पॉन्सेज से आप क्वालिटी रिस्क को क्या कर सकें, एड्रेस कर सकें। बेटा सिर्फ यही बात बोली है, आगे समझ में क्लियर यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ, यस डायग्राम सर। समझ में आ गया आप लोगों को? यहाँ पे किसी को कोई डाउट डायग्राम में तो बताओ ना। नो सर। गर्विता, निधि, पूर्वा, समझ में आया डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो हाँ, इसमें और कुछ भी नहीं है ज्यादा ना, बकवास हो। The firm must monitor the system as a whole by inspecting। अब थोड़ा सा हमको लगने लगता है ना, इतना क्यों वर्क कर रहे हो यार तुम, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रस्ट नहीं था तो तुमने उसकी ऑडिट करा दी, अब तुम ऑडिटर का जो है वो बोल रहे हो, ऑडिटर को बोल रहे हो भाई क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी सिस्टम बना, फिर उसको बोल रहे हो कि अगर कंपनी बड़ी है, बड़ा क्लाइंट है, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, तो अब मेरे काम के लिए, मेरे काम को चेक करने के लिए भी तुम बोल रहे हो क्वालिटी रिव्यूअर लेकर के आओ, उसको लेकर के आ गए। अब वो सब चीजें हो गई, उसके बाद तुम बोल रहे हो कि मेरे जो सिस्टम ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको भी मॉनिटर करने के लिए एक और सिस्टम बनाओ। तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही सर घुस गए हैं लोग इस चीज के अंदर? या सुनो, इतनी क्या जरूरत होती है? लग नहीं रहा थोड़ा सा? यस सर। ऐसा लगता है ना? अरे सब, हाँ, जैसा ऑडिट करा लिया, ऑडिटर की ऑडिट करा ली एक तरीके से, क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट करके सिस्टम बना दिया, सिस्टम को भी सुधारने के लिए एक और सिस्टम बनाओ। तो हालांकि ये चीजें बहुत एक्सेसिव लगती हैं, बट जब बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, बड़ा पैसा जब इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे केसेस में ये जरूरी होता है, ताकि वाकई हम लोग अपना काम अच्छे से कर पाए। ठीक है ना? हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, देखो एज अ ऑडिटर आपके कंधों पे बहुत जिम्मेदारी है, आपको किसके पैसों की सुरक्षा करनी है, आपको इन्वेस्टर के पैसों की सुरक्षा करनी है, आप ही का काम है ये। आप ऑडिट करोगे, आप ही को बताओगे भाई चोरी हो रही है, तेरा पैसा चोरी हो रहा है, देख ले। इन्वेस्टर को कौन बताएगा? आप ही बताओगे, विसल ब्लोअर तो आप ही हो, तो फ्रॉड हो रहा होगा, यस और नो? यस सर। ये आप बता तब पाओगे ना जब आप, आपको खुद पता चलेगा कोई फ्रॉड है या फिर कोई बड़ी गलती है, अनलेस एंटिल यू, तो हमको इस बात के चांसेस बढ़ाने पड़ेंगे कि भाई ज्यादा से ज्यादा इस बात के चांसेस को बढ़ाना पड़ेगा कि हमें कोई फ्रॉड अगर हो रहा है, कोई बड़ी गलती अगर है जो मटेरियल है, तो उसके बारे में हमें पता चले। वो तभी है जब आप ऑडिट की क्वालिटी को बहुत अच्छे से मेंटेन करें, अपना काम बहुत अच्छे से करें। ठीक है, बाकी ये रीड कर लेते हैं, ज्यादा कुछ तो है नहीं, वो डायग्राम जो पढ़ा था। तो इन्होंने बोला फर्म को मॉनिटर करना है सिस्टम को एज अ होल बाय इंस्पेक्टिंग कंप्लीटली एंगेजमेंट, सिलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रिस्क एंड टेकिंग कंसीडरेशन ऑफ अदर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म। तो फर्म को बोल रहे हैं कि आपको मॉनिटर करना पड़ेगा सिस्टम एज अ होल, एज अ होल आप सिस्टम मॉनिटर कीजिए। कैसे कीजिए? इंस्पेक्शन करके, पूरी कंप्लीट एंगेजमेंट का जो भी आपने काम किया है, सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिस्क के हिसाब से सेलेक्ट करते हुए, एंड टेकिंग कंसीडरेशन ऑफ अदर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, और बाकी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए आपको फर्म को क्या मॉनिटर करना है, पूरा सिस्टम मॉनिटर करना है। ये पहली बात हो गई। आ गया भाई समझ में? यहाँ पे क्लियर है, यस और नो?
Yes, sir. ठीक है, ड्यूरिंग दी Yes, sir. मॉनिटरिंग प्रोसेस, तो मॉनिटर कीजिए पूरा सिस्टम एज अ होल, आप पूरा सिस्टम मॉनिटर कीजिए कि हमने जो सिस्टम बनाया है यहाँ पे क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए वो काम कैसा कर रहा है। ठीक है, आप अगर कोई डेफिशिएंसी आपको इवेल्युएट दिखती है तो उसकी सीवियरिटी का इवेल्युएशन करें, भाई ये कमी है तो कितनी बड़ी कमी है, इन्वेस्टिगेट कीजिए रूट कॉज ऑफ द डेफिशिएंसी, क्यों कमी है, और इवेल्युएट कीजिए कि इसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो गई, तो वंस दी डेफिशिएंसी इज आइडेंटिफाइड, आपको इस डेफिशिएंसी का इवेल्युएशन करना है। क्या करना है इस डेफिशिएंसी का इवेल्युएशन करना है, और ये देखना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पे इस डेफिशिएंसी का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। द फर्म शुड देन अप्रोप्रिएटली रेमिडिएट, और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिशिएंसी इतनी बड़ी है तो इस डेफिशिएंसी को आपको क्या करना चाहिए, रेमिडिएट करना चाहिए। रेमिडियल एक्शंस मे इंक्लूड ब्रिंगिंग इन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, एक सेकंड, ठीक है। अच्छा, आपके रेमेडियल एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, तो इन्होंने बोला कि जैसे ऑडिटर के एक्सपर्ट, ऑडिटर्स एक्सपर्ट कौन होता है, ऑडिटर तो अपने आप में एक्सपर्ट है, और ऑडिटर्स एक्सपर्ट कौन होता है, मैं हो सकता हूं, मैं एडवोकेट हूं ना, मैं लॉयर हूं, यस और नो, सोचो, मैं लॉयर हूं, आप तो अपने काम में एक्सपर्ट हो, अब आपको कोई डेफिशिएंसी मिली है जिसके अंदर ऑडिटर खुद एक्सपर्ट नहीं है, तो आप मेरे पास आओगे ना यार, जैसे कोई लीगल मैटर हो गया जिसके बारे में हमें समझ में नहीं आ रहा है, कमी हो रही है, तो आप मेरे पास आओगे नहीं आओगे, यस और नो, कि भाई हमें इसके अंदर गाइडेंस चाहिए। Yes, तो sir. तो हाँ, तो इन्होंने बोला ऑडिटर्स एक्सपर्ट मींस थर्ड पर्सन, तीसरा व्यक्ति। ठीक है ना, तो रेमेडियल एक्शंस में आपकी क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे कि आप किसी थर्ड पर्सन दैट इज एक्सपर्ट, उसको आप लेकर के आए, ठीक है, और या फिर आपका जो सुपरविजन है, डायरेक्शन है, वो किस तरीके से आप कर रहे हो, आप उसको बेटर करें, आप डेफिशिएंसीज को एंड रिव्यू वेयर डेफिशिएंसी हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो जिस जगह पे आपको डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हुई है उस जगह पे आप ज्यादा काम करें। इफ अ डेफिशिएंसी डज नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, द एग्जांपल, इफ अ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स दैट वाज अवेलेबल वाज नॉट यूज्ड, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। और अगर डेफिशिएंसी ऐसी है कि आपको लगता है कि भाई इससे कोई क्वालिटी पे, ऑडिट की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। आ गया भाई समझ में, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट्स ये लो। Yes, sir. However, even if a deficiency identified does not necessarily mean, तो ये कह रहे हैं कि अगर डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो गई है तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारी ऑडिट की क्वालिटी खराब थी, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। इवन अगर कोई डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑडिट की क्वालिटी खराब ही होगी और आपने जो रिपोर्ट इशू करी है वो इनएप्रोप्रिएट होगी, अनलेस एंड अनटिल उस डेफिशिएंसी का इवेल्युएशन नहीं कर लिया जाता। वंस दी डेफिशिएंसी हैज बीन इवेल्युएटेड, उसके बाद ये बोला जा सकता है कि भी उस डेफिशिएंसी का क्या इम्पैक्ट ऑडिट की क्वालिटी पे रहा हो। आ गया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो?
Yes, sir. एंड द लास्ट पॉइंट इज कि आपको अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, फर्म को एनुअल हर साल उसका इवेल्युएशन करना चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पर बताया। आ गया भाई समझ में? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। लास्ट हम लोगों का इसमें टॉपिक है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसका, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। छोटा सा ही है, एक पेज का ही, एक दो पेज का, तो कोशिश करते हैं खत्म हो जाएगा। अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या है भाई? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं, जब ऑडिट करोगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ड्यूरिंग दी ऑडिट तैयार कर रहे हो वो सब वर्किंग पेपर या उसको ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। तो ऑडिट के दौरान आपको सब चीजें डॉक्यूमेंट करके रखनी चाहिए, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट करोगे भाई आप, यहाँ पे ये हमने बताया है। और हमारा ISA 230 बेटा इस डॉक्यूमेंटेशन के साथ डील करता है। कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डील करता है? ISA 230। ये चीज ध्यान रखना, जो मैं स्टैंडर्ड्स आपको स्पेशली कंसीडर कर रहा हूँ ना, वो ध्यान रखने वाले हैं। एक अभी अपन ने ISA 220 पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ISA 230। रिक्वायर द ऑडिट डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये और कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि भी क्या क्या डॉक्यूमेंट करनी चाहिए हमको चीजें ना। तो आपको बोला है रिक्वायर्ड द ऑडिटर टू प्रिपेयर एंड रिटेन रिटन डॉक्यूमेंटेशन दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ऑडिटर बेसिस फॉर द रिपोर्ट एंड प्रोवाइड एविडेंस दैट द ऑडिटर वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म। तो ये कहता है कि भाई क्या डॉक्यूमेंट करना चाहिए। पहली बात तो एविडेंस डॉक्यूमेंट करने चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट करने चाहिए? पहली बात तो एविडेंस। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या डॉक्यूमेंट करोगे आप लोग? एविडेंस। वो एविडेंस जो कि आपकी रिपोर्ट का बेस है। किसका बेस है? रिपोर्ट का। क्योंकि रिपोर्ट बनाओगे तो ऑफकोर्स ही बात है, मैं रिपोर्ट बनाऊंगा तो किसी ना किसी आधार पे बनाऊंगा ना। तो मेरी रिपोर्ट को सपोर्ट जो एविडेंसेस करते हैं, जिस आधार पे मैं कंक्लूजन पे पहुंचा हूं, जिस आधार पे मैंने मेरी रिपोर्ट कराई है बेटा, वो सारे एविडेंस आपको डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमें एक तो वो एविडेंस डॉक्यूमेंट करने जिनके बेसिस पर मैंने रिपोर्ट बनाई है, एक हमें वो एविडेंस डॉक्यूमेंट करने हैं जो कि इस बात का सबूत है कि मैंने ऑडिट प्लान करी है। क्या करी है? मैंने ऑडिट प्लान करी है एंड मैंने ऑडिट परफॉर्म करी है इन अकॉर्डेंस विद ISA एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है भाई। अगर कल को फ्रॉड हुआ, कोई लीगल एक्शन हुआ, पुलिस वाले आए घर पे, अरेस्ट कर लिया बेचारा ऑडिटर साहब को, तो ऑडिटर साहब अपनी बेगुनाही प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई मैंने ऑडिट ढंग से करी थी, मेरी गलती नहीं है। ये तो मैं पहले ही बोलता आया हूं कि मेरा ओपिनियन ट्रू एंड फेयर है। ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन तो मैंने कभी दिया नहीं है। अपन तो पहले शुरू से ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे रहे हैं कि ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन दे रहे हो? ओपिनियन कैसा दे रहे हो? True and fair. ट्रू एंड फेयर ना। अपन ने तो पढ़ी है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट में, कोई गारंटी तो दे नहीं रहा कि भाई ऑडिट कर दिया तो 100% करेक्टनेस हो गया। लेकिन फिर भी ऑडिट अगर करिए तो नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। अब नेग्लिजेंस होगा कब? जब स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम नहीं किया है। तो मैंने ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड करी है और मैंने मेरी ऑडिट को प्लान किया था भाई, और उसको प्लानिंग भी मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करी थी, परफॉर्म भी मैंने उसको स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रेगुलेटरी। तो जो सबूत इस मेरे पास हैं कि भाई ऑडिट मैंने एज पर एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करी और परफॉर्म करी है, उन एविडेंसेस को मुझे डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Our ISA 230 deals with the audit documentation and says कि आपको दो तरीके के एविडेंसेस को, जो दो तरीके के सबूतों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। एक तो वो सबूत, एक तो वो एविडेंस जिनके आधार पे आप रिपोर्ट बनाएंगे, और वो सबूत और वो एविडेंस जो ये प्रूव करते हो कि आपने ऑडिट किसके बेसिस कैसे करी है, एज पर ISA एंड एज पर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट करी है। उन चीजों को, डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर, उन एविडेंसेस को आपको क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो ISA 230 का कोड समझ में आ गया, क्या चाहिए करने?
इसी के साथ में इसी के अच्छा, अब डॉक्यूमेंट कर लिया तो डॉक्यूमेंट करने के फायदे क्या क्या है? डॉक्यूमेंट करने के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारी एंगेजमेंट टीम को मदद करेगा ऑडिट प्लान करने में, परफॉर्म करने में। ये हमारे मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम को मदद करेगा, जो वो एंगेजमेंट मेंबर्स जो कि सुपरविजन करने के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए एक्स के नीचे 3 ऑडिटर हैं जूनियर्स, ए, बी और सी। तो हमारा जो बेटा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, वो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इनको भी मदद करेगा काम करने में, और हमारे एक्स को मदद करेगा। एक्स को क्या मदद करेगा? सुपरविजन करने में। क्या मदद करेंगे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? हमारे एक्स को एबीसी का सुपरविजन करने में मदद करेगा। आ गया समझ में? क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. सुपरविजन एंड रिव्यू, दो चीजें। तो सुपरवाइज करने में मदद करेगा, रिव्यू करने में मदद करेगा। enables the engagement team to be accountable for it वर्क। इसके अलावा एंगेजमेंट टीम को उनकी अकाउंटेबिलिटी, कल को भाई कोई गलती हुई और गलती के लिए जिम्मेदारी कैसे डिटरमाइन करोगे? जब आपके पास आपने कभी कोई वर्किंग पेपर नहीं बनाया, डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, तो अभी कैसे देखोगे गलती किसकी है? कैसे पता चलेगा गलती किसकी है? डॉक्यूमेंटेशन होगा तो पता चलेगा कि भाई ए ने ये वाला एक्स जेड नंबर ऑफ वाउचर जो है वो हमारे ए ने ऑडिट किया था। तो अगर जेड में अगर आज की डेट में कोई गलती निकली है, तो अकाउंटेबिलिटी ए की कैसे डिटरमाइन हुई है? व्हेन इट इज डॉक्यूमेंटेड। अदरवाइज व्हेन इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड, आप ये पता ही नहीं कर पाओगे कि भाई अकाउंटेबिलिटी किसकी है, किसकी गलती थी, कौन जिम्मेदार है यहाँ पे काम के लिए। आया समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। रिटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, आपके रिकॉर्ड में रहेगा, कभी भी आपको भविष्य में जरूरत पड़ सकती है। इनेबल्स एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूज, तो जब आपका क्वालिटी रिव्यू होगा, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज होंगी, फर्म के सिस्टम को सुधारना होगा, तो वहां पर आपको ये मदद करेगा। एक्सटर्नल क्वालिटी इंस्पेक्शंस टू बी परफॉर्म, कभी कोई बाहर का व्यक्ति भी इंस्पेक्शन करने आएगा आपका, तो वो उसको मदद करेगा। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बहुत सारे फायदे इन्होंने बताए। आपको प्लान करने में, परफॉर्म करने में मदद करता है। एंगेजमेंट टीम मेंबर जो कि सुपरविजन के रिस्पॉन्सिबल है, उनको सुपरविजन करने में, डायरेक्शन देने में, रिव्यू करने में मदद करता है। अकाउंटेबिलिटी डिटरमाइन करने में मदद करता है। फ्यूचर भविष्य में काम आ सकता है। क्वालिटी रिव्यू जब आप करोगे तब आपके काम आएगा। एक्सटर्नल क्वालिटी रिव्यू जब होगा तब आपके काम आएगा। आ गया भाई समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ दी फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दी, अब आपका फॉर्म देखो, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का ऐसा कोई फॉर्मेट और कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से बनाते हो। ठीक है, बस इन्होंने बोला है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटर को विद नो प्रीवियस ये समझने में मदद करे। ये क्या कह रहे हैं कि भाई अब कोई फॉर्म और कंटेंट तो है नहीं, आज मैंने कोई काम करना चालू किया, ऑडिट करनी चालू करी, तो क्या क्या कागज मैं संभाल के रखूंगा, कैसे फॉर्मेट में संभाल के रखूंगा, कितना संभाल के रखूंगा, इस बात के लिए कोई भी फॉर्मेट और कंटेंट यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये मानते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए। जैसे आज मैंने अगर किसी की ऑडिट करी है और मेरी ऑडिट से कोई दूसरा पर्सन मेरे डॉक्यूमेंट्स को देख करके समझना चाहता है कि मैंने ऑडिट कैसी करी है, तो वो समझ पाए। सफिशिएंट एक्सपीरियंस ऑडिटर विद नो प्रीवियस कनेक्शन, उसने मेरी ऑडिट्स को पहले कभी देखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो वो समझ पाए, उतना डॉक्यूमेंट मेरे को मेरी ऑडिट को करके रखना चाहिए। यहाँ पर ये समझाना चाहता हूँ। आ गई बात समझ में यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना? तो Yes, वो sir. समझ पाए, वो क्या समझ पाए कि भाई प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए थे, किस नेचर के परफॉर्म किए, कब किए, किस एक्सटेंट तक जाकर के किए, प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किए उसका रिजल्ट क्या आया, क्या एविडेंस मैंने लिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो राइट हुए ऑडिट को, एंड दी कंक्लूजन, अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर सामने आया ड्यूरिंग द ऑडिट तो मैंने उसको कैसे डील किया है, उस पर कंक्लूजन क्या लिए हैं, सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट्स क्या लिए हैं। ये उस ऑडिटर को सब चीजें समझ के आनी चाहिए। आगे भी बात समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? ठीक है। अच्छा, Yes, sir. है ना? अब ये क्या कह रहे हैं कि रिटेंशन ऑफ, अब वर्किंग पेपर्स को संभाल के कब तक रखोगे? भाई कोई लिमिट तो होगी। अब मैंने 2023-24 की ऑडिट कर ली है, तो इस 2024-23-24 के ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को मैं कब तक संभाल के रखूं? क्या कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए, सीमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कि जीवन भर संभाल के रखूंगा? ये सोचिए।
होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कब तक संभाल के रखें लीगल? ये इन्होंने टाइम दिया है 5 साल तक का नॉर्मली। इन्होंने बोला है जनरली आपको कम से कम 5 साल तक इसके ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखना चाहिए। बाकी और डिपेंड करता है नेशनल रेगुलर, हमारे देश का कानून होगा ना। जैसे हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से 8 साल तक है, तो 8 साल तक आपको ऑडिट डॉक्यूमेंट संभाल के रखने पड़ेंगे। उसके बाद अगर वो खो भी जाते हैं तो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लो। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है ना। बाकी इन्होंने एक इलस्ट्रेशन दिया जिसे देख के तुम ये समझ सकते हो। जैसे उसमें क्लाइंट का नाम मिला है, रेफरेंस है, कब एंड हुआ था पीरियड, किसने प्रिपेयर करा है, सब्जेक्ट क्या था हमारा, ये रिस्क असेसमेंट का है ना एग्जांपल। रिस्क असेसमेंट कब किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, काम हमने क्या किया, रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है। मैंने जो रिस्क असेसमेंट किया इसको रिव्यू किसने किया, कब रिव्यू किया गया है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, अपने ऑडिट डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हैं। आ गया भाई समझ में, क्लियर है यहाँ पे? Yes. Yes, sir. ठीक है ना। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। बाकी टाइप्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बताया है कि भाई कितने तरह के होते हैं। तो आपका स्ट्रेटेजी होती है, प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स की समरी होती है, मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होते हैं, चेकलिस्ट होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब होता है कम्युनिकेशन, क्लाइंट के रिकॉर्ड्स की कॉपी रखते हो, उन्होंने जो आपको रिकॉर्ड दिए हैं। ठीक है भाई, आ गया समझ में ये, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। और कुछ इसमें है नहीं ज्यादा, ये चैप्टर अपना खत्म हो गया है। ठीक है, कोई डाउट इस चैप्टर में? समझ में आ गया अच्छे से चैप्टर हमारा प्लानिंग? Yes, sir. Yes, sir. ये ना डाउट तो नहीं है, समझ में आया? पढ़ा तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो ये चैप्टर? पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? जल्दी बताओ, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो? दीदी तो कह रही है पढ़ती हूँ, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं? घर पे था? Yes, sir. पढ़ते हो घर पे, पढ़ते हो? डाउट्स आ रहे हैं कुछ कि नहीं आ रहे? तो अगर यार पढ़ते हो तो डाउट्स क्यों नहीं आते तुमको, ऐसा क्यों है? कभी कोई हर बात समझ में आ जाती है तुम लोगों को जब पढ़ाई करते हो? कोई डाउट नहीं आता? नहीं आता किसी को? कोई डाउट नहीं आता? सर रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। चलो ठीक है फिर, इसको क्लास में ही खत्म करते हैं। कल इसके कुछ क्वेश्चन है, वैसे इसमें कुछ ज्यादा खास क्वेश्चन है नहीं। ये तो एक बार खत्म हो जाए, फिर क्वेश्चन तो हमको और दूसरे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो कल मैं खत्म ही करा दूंगा इसके क्वेश्चंस भी ना तुम लोगों को। ठीक है, ताकि क्या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, और कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है कोई प्रॉब्लम, नहीं है कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है, फिर क्लास में बाय, गुड नाइट।